गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आज हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का रिवीजन खत्म हो जाएगा। पिछली क्लास तक हमने जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के दो इंपॉर्टेंट मेथड थे, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और अर्निंग बेसिस मेथड में डिविडेंड यील्ड मेथड, इन दोनों पर हमने बात कर ली थी। आज हमें डिविडेंड यील्ड मेथड पर अभी एक दो छोटी मोटी बातें और करनी है। वो करने के बाद फिर इस टॉपिक के जो बचे हुए मेथड्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे और फिर फाइनली हमारा इस टॉपिक का रिवीजन खत्म हो जाएगा। तो फिर आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमने पिछली क्लास तक क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 31 से आगे बढ़ना है। इस क्वेश्चन नंबर 31 की अगर आप फाइनल रिक्वायरमेंट देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि हमें यील्ड वैल्यू ऑफ अ शेयर कंप्यूट करना है। मैं अभी इस पर कुछ भी बोलूं, पहले आप मुझे बताइए यील्ड वैल्यू ऑफ अ शेयर का फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था। मैंने आपको पिछली क्लास में कई सारे क्वेश्चंस करवा के वैल्यू ऑफ अ शेयर का लॉजिकल रीजनिंग भी दिया था। भाई देखो ये फॉर्मूला इस तरीके से आया है और वो फॉर्मूला बेसिकली क्या था। हम लेते थे पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड, उसको हम डिवाइड कर दिया करते थे नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड से, और फिर हमने इसे मल्टीप्लाई किससे किया था, पेड अप वैल्यू पर शेयर से। याद है ना आपको? अच्छा, अब अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में मैंने आपसे क्या क्या आपसे मैंने बातें बोली थी। मैंने कहा था भाई देखो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसके लिए हमेशा हमें क्वेश्चन ही बताएगा। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड ना बोल के वो हो सकता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिख दे, वो नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग लिख दे, मतलब वो कोई भी एक परसेंटेज देगा आगे नॉर्मल वर्ड लगा देगा, तो हम उसे नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड मान के ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में उसने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोल रखा है, ठीक है, मतलब ये हमारे हमें दे रखा होता है। उसके बाद पेड अप वैल्यू पर शेयर, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन ही होगा। जैसे कि आप देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर इक्विटी शेयर का वैल्यू निकाल रहे हैं, ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में कई बार बताई थी, तो हमें पेड अप वैल्यू भी किसका देखना है, इक्विटी शेयर का। तो इक्विटी शेयर का पेड अप वैल्यू 7 है। वैसे तो शेयर 10 रुपए का है लेकिन पेड अप वैल्यू 7 रुपए है। मैंने आपसे कहा था कि जरूर देखिएगा, क्वेश्चन कभी मान लो एग्जाम में आता है तो हमारी हैबिट होती है 10 रुपए लेने की बिना किसी और ऑब्जर्वेशन के। अगर हम बिना देखे 10 रुपए ले लेंगे तो चांसेस हैं कि क्वेश्चन ने कोई और पेड अप वैल्यू ना दे रखी हो। तो प्लीज हमेशा इस बात को ध्यान रखें, पेड अप वैल्यू आपको जरूर चेक करनी है अगर इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ पर पेड अप वैल्यू कितना रुपए है, 7 रुपीज है, मतलब ये भी हमको दे रखा है। हमारा जो मेन वर्किंग होता है ना, वो यही होता है कि पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड निकालना। और पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड निकालने का मतलब यह है कि पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कंपनी है फ्यूचर में कितना डिविडेंड बांट सकती है। वो जो कितना डिविडेंड बांट सकती है रुपयों में, उसको हमने एक नाम दिया था प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड। वो निकल जाएगा तो उसके बाद रेट ऑफ डिविडेंड भी निकल जाएगा। नहीं, पहले लेकिन हमें क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड। और उसको निकालने के लिए मैंने आपसे कहा था कि हम एफएमपी से शुरुआत करते हैं। एफएमपी का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फ्यूचर वाला प्रॉफिट क्यों लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जब मैं किसी भी कंपनी का शेयर खरीदूंगा तो मैं उसकी फ्यूचर अर्निंग्स में इंटरेस्टेड हूंगा, ना कि पास्ट की अर्निंग्स में। इसलिए हमें क्या चाहिए होता है, एफएमपी से हम शुरुआत करते हैं। और क्योंकि हमें इक्विटी शेयर का वैल्यू निकालना है तो हम जो अर्निंग्स लेंगे और या फिर जो हम डिविडेंड कंसिडर करेंगे वो इक्विटी वालों का करेंगे। तो इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से अगर कोई प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड वगैरह देना है तो वो दे दीजिए। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हमें प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड निकालने के लिए जो हमें शुरुआत करनी होगी, इस क्वेश्चन में हमें एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स दे रखा है। तो कोई बात नहीं है, आफ्टर टैक्स करने के लिए टैक्स का रेट भी है, कर देंगे हम आफ्टर टैक्स, कोई इशू नहीं है। तो आइए जरा हम पहले क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड कंप्यूट कर रहे हैं। और उसके लिए हम जो शुरुआत करेंगे वो कहां से करेंगे, हम लिखेंगे पहले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 4 लाख रुपए, इसमें से हम माइनस कर देंगे टैक्स। और टैक्स का रेट हमें दे रखा है 35%। 4 लाख का 35% अगर आप कंप्यूट करोगे तो वो आएगा 1,40,000। ये हमारा आ जाएगा एक्सपेक्टेड पैट। और एक्सपेक्टेड पैट ही बेसिकली एफएमपी होता है, 2,60,000। अब इसमें से हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड पे कर देंगे। जरा बताइए प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड कितना निकलेगा। सर प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड का रेट है 10%, है ना, 10% है। 2 लाख इंटू 100,
इसका 10%। ये बच्चे अक्सर गड़बड़ कर दिया करते हैं। ध्यान से प्लीज देखिएगा, ये इंफॉर्मेशन कई बार कई क्वेश्चंस में ऐसी इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पर 2 लाख रुपए के आगे ना रुपीज लगा हुआ है, इसका मतलब जो ये कैपिटल ऑलरेडी रुपीज में दे रखी है, आपको ये नंबर ऑफ शेयर नहीं दे रखे हैं। हाँ, अगर रुपीज ना लगा होता फिर हम मानते चलो 2 लाख शेयर है, 10-10 100-100 रुपए का एक है, लेकिन यहाँ पर 2 लाख के आगे रुपीज लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऑलरेडी 2 लाख रुपए जो है ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाई करके जो कैपिटल आनी चाहिए वो है। नंबर ऑफ शेयर अगर आप यहाँ पे कंप्यूट करोगे तो वो 2000 है, 2 लाख को 100 से डिवाइड करके, तो कैपिटल ध्यान रखें हमारी यहाँ पर 2 लाख रुपए की है। तो हमें यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिकॉज कैपिटल ऑलरेडी हमें रुपीज में दे रखी है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2 लाख का 10% मतलब 20,000 हमने यहां से माइनस कर दिया। और ये क्या आ जाएगा हमारा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 2,40,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। चलिए, जनरल रिजर्व का ट्रांसफर हमें परसेंटेज में दे रखा है। आपको याद होगा मैंने बताया था, अगर आपको जनरल रिजर्व का ट्रांसफर परसेंटेज में दे रखा हो तो वो परसेंटेज हम किस पर अप्लाई करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर। और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा है 2,60,000, मतलब हमें 260 का कंप्यूट करना है 20%। 52,000। अब आप जरा सोचिए, इक्विटी वालों के लिए हम कमाई कितनी करेंगे, 240। उसमें से 52,000 हमें पता है कि हमें रोकना है, हमें मतलब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो इक्विटी वालों को डिविडेंड देने के लिए अवेलेबल है। तो ये आ जाएगा 1,88,000। दिस इज व्हाट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड। अब जब आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड आ जाता है तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बेसिकली बस पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड निकाल देना है, मतलब इसी को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या आएगा भाई, ये जो डिविडेंड रुपीज में है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड, ये डिविडेंड हम कैपिटल पर पे करते हैं। तो बस मुझे इसे कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में बताना है, ये कितना परसेंटेज है, पेड अप इक्विटी कैपिटल लेंगे यहाँ पर इनटू 100। तो 188 को हम डिवाइड कर देंगे पेड अप इक्विटी कैपिटल, जो कि हमें यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। मुझे बताइए पेड अप इक्विटी कैपिटल हमारी कितनी होगी। सर 60,000, ध्यान रखें पेड अप इक्विटी कैपिटल लेते हैं, 6 लाख तो कंपनी ने मंगवाए नहीं है, माना 60,000 शेयर की 10 रुपए के हिसाब से अगर आप फेस वैल्यू निकालोगे, फेस वैल्यू भी नहीं कहेंगे, ये कॉल्ड अप वैल्यू है कि कंपनी इतना मंगवा सकती है। ठीक है ना, इतना फेस वैल्यू मंगवा सकती है, पर कंपनी ने अभी इतना मंगवाया नहीं है, ये कॉल्ड अप कैपिटल है। 6 लाख 60,000 इंटू 10 करोगे तो 6 लाख रुपए कॉल्ड अप कैपिटल आता है। इशू ऑफ शेयर्स टॉपिक में हम इस बात को बड़े अच्छे से डिस्कस करते हैं कि कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल हम सुनते हैं, ये इशू ऑफ शेयर्स में हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर पेड अप कैपिटल हमारा क्या होगा, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 7, 4,20,000 की पेड अप कैपिटल है। तो जितना कैपिटल हमें शेयर होल्डर देते हैं, हम डिविडेंड उसी कैपिटल पर पे करते हैं ना। तो ये कहीं ना कहीं जो 188 का हम डिविडेंड अगर पे करेंगे आगे चल के, तो ये जो पेड अप कैपिटल है उस पर पे होगा। तो पेड अप कैपिटल मैं यहाँ लिख देता हूँ 60,000 शेयर्स हैं, इंटू 7 करेंगे। चलिए बताइए कितना है ये, परसेंटेज में कितना आएगा। 44.76%। तो अब आप
वैल्यू ऑफ अ शेयर कंप्यूट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ अ शेयर कंप्यूट करने के लिए हमें पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए होता है 44.76, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए होता है जो कि यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के नाम से है 20%। तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। मैंने आपसे कहा था क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड भी परसेंटेज में है और रेट ऑफ रिटर्न मतलब नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड भी परसेंटेज में है, तो दोनों का परसेंटेज आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपको परसेंटेज आगे लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ ये ध्यान रखिएगा प्लीज कि यहाँ पर हमें 10 नहीं लेना है, ये गड़बड़ मत कर दीजिएगा आप, 7 लेना है, बिकॉज पेड अप वैल्यू पर शेयर यहाँ पर 7 रुपये है। तो बताइए कितना आता है ये 44.76 को मैं अगर 7 से मल्टीप्लाई कर कर 20 से डिवाइड कर देता हूँ 15.666 कुछ आ रहा है, तो मैं अगर इसको कह सकता हूँ दिस इज सिमिलर टू 15.67। 15.67 देखिए जरा ऑप्शंस में 15.67, जी हाँ सर, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये क्वेश्चन तो हमने पहले किया हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस क्वेश्चन में जितनी भी फिगर्स और डेटा है वो सारी की सारी हमने पहले यूज की हुई है, लेकिन जो पहले हमने क्वेश्चन किया था वहां पर हमने इंट्रिंसिक वैल्यू कंप्यूट किया था। और यहां पे आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए क्या है, यहां पर क्वेश्चन ने हमसे फेयर वैल्यू मांगा है। अब आप कहोगे सर फेयर वैल्यू तो आपने बताया ही नहीं, लेकिन मैंने आपको ये तो बताया था कि फेयर वैल्यू अपने आप में कोई मेथड ही नहीं है। फेयर वैल्यू बेसिकली क्या है, फेयर वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और जो अर्निंग बेसिस मेथड मतलब जो हमने यील्ड मेथड पढ़ा है इन दोनों का एवरेज है। मतलब आप इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंगली शेयर का वैल्यू निकाल दीजिए और यील्ड मेथड के अकॉर्डिंगली शेयर का वैल्यू निकाल दीजिए और इन दोनों का अगर एवरेज कर देंगे तो वही फेयर वैल्यू है। मतलब फेयर वैल्यू अपने आप में कोई मेथड नहीं है। अब अगर आप देखें, ये रहा वो क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले करवाया था, क्वेश्चन नंबर 21। अगर आप मेरे साथ साथ नोट करते हैं जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो अपनी नोटबुक अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमने कर रखा है। और यहां लेकिन हमने क्या कैलकुलेट किया था, इंट्रिंसिक वैल्यू। अब जो मैं आपको करवा रहा हूं वहां पे क्या मांगा गया है, फेयर वैल्यू। और मैंने आपको बताया फेयर वैल्यू अपने आप में तो कोई मेथड ही नहीं है। फेयर वैल्यू तो बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू और यील्ड वैल्यू का मोहताज है। मतलब अर्निंग बेसिस मेथड के अकॉर्डिंगली जो शेयर का वैल्यू निकलेगा और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उन दोनों वैल्यूज का मोहताज है। मतलब फेयर वैल्यू कंप्यूट करने के लिए हमें इन दोनों मेथड से भी शेयर का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। मतलब अगर किसी एग्जामिनर को आपका काम बढ़ाना हो, वो कहेगा ज्यादा कुछ नहीं बस फेयर वैल्यू निकाल के दिखा दो। जैसे ही वो बोलेगा फेयर वैल्यू निकाल दो तो इनडायरेक्टली उसने आपसे दो मेथड से शेयर का वैल्यू पूछ लिया। जैसे ही वो बोलता है फेयर वैल्यू निकाल दीजिए, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे दो मेथड्स का शेयर का वैल्यू कंप्यूट करने के लिए कह रहा है। अब याद करो जब मैंने ये क्वेश्चन नंबर 21 करवाया था तो मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 बेसिकली अर्निंग बेसिस मेथड में काम आएगा। हमने इस क्वेश्चन को करते वक्त ये डेटा इग्नोर किया था, याद है आपको। अब हम क्वेश्चन जब 31 अभी मतलब कौन सा 31 है 32 है जो भी है, अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे हमें सेम डेटा दे रखा है, सारी फिगर सेम है। अब क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 21 में कंप्यूट कर ली है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू हम वापस से नहीं निकालेंगे। हम लिख देंगे इंट्रिंसिक वैल्यू इतना और उसके ब्रैकेट में लिख देंगे रेफर क्वेश्चन नंबर 21, वहां हमने निकाल रखा ऑलरेडी। और यहां हम बेसिकली क्या निकाल देंगे, जो डिविडेंड यील्ड मेथड से यील्ड वैल्यू निकलेगा वो निकाल देंगे और उन दोनों का फिर एवरेज कर देंगे, फेयर वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आइए जरा अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम यहां पर पहले लिखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर। चलिए मुझे देख के बताइए इस क्वेश्चन में हमने कितना निकाला था। सर ये 10.07 ये हमारा आंसर था, तो मैं यहां लिख देता हूं 10.07 और ब्रैकेट में लिख देता हूं रेफर क्वेश्चन नंबर 21, वहां पे हमने कर रखा है। अब आप लिखिए कैलकुलेशन ऑफ यील्ड वैल्यू ऑफ अ शेयर। चलिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी होती है, हमें शुरुआत करनी होती है एफएमपी से। यहाँ पर हमें
एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन दे रखा है। इसका मतलब हमें एवरेज दे रखा है और कोई एडजस्टमेंट वगैरह यहाँ पर है ही नहीं, तो हम फिर क्या करेंगे, इसी को ही एफएमपी मान लेंगे। क्या कर सकते हैं, जो ये एवरेज पैट हमें पता है इसी को ही एफएमपी मान के कैलकुलेशन करेंगे। ये बात तो हम पहले भी कई बार देख ही चुके हैं, इवन गुडविल में भी हमने देखा ही था। तो ये हमें पता है 85,05,000 है। अगर ये पैट है, इस पैट में से हम प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे देंगे। अच्छा, प्रेफरेंस वालों को कितना डिविडेंड दोगे? अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये 5,50,000 के आगे रुपीज नहीं था, ये 5,50,000 शेयर्स है और 100 100 रुपए का एक शेयर है। तो 5,50,000 इंटू 100 और डिविडेंड का रेट 10% का है। ठीक है ना, ये देखो। तो बताइए कितना आ जाएगा ये सर? 5,50,000 इंटू 100 करके कितना हो जाएगा, पहले तो ये बताओ। सर ये हो जाएगा, ध्यान से है ना, कोई जीरो गिरा मत देना, 5.5 करोड़ हो जाएगा। 5.5 करोड़ का 10% निकालोगे तो 55 लाख आएगा। तो हमारा जो प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड आ रहा है वो 55 लाख आएगा। ये माइनस कर देंगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स और 30,05,000। फिर इसमें से हम क्या माइनस करते हैं कि हमने रिटेन कितना करना है, मतलब जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है। इस पूरे क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर हमें जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है वो नहीं दे रखा। कुछ बच्चे ना बिना बात की एक रीजनिंग देते हैं, कहते सर देखो ना रिजर्व एंड सरप्लस तो लिखा हुआ है। अरे भाई, रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब तो ये है कि अभी तक हमने कितना रिजर्व में ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है, टिल डेट हमारे रिजर्व्स में कितना बैलेंस ऑलरेडी है, ये वो है। हमें क्या चाहिए कि आने वाले साल में हम कितना रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का मतलब है जो अब आने वाला साल आएगा उसमें से हम कितने परसेंट प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, ये वो थोड़ी दे रखा है। ये तो रिजर्व ऑलरेडी हमारे बने हुए हैं। कुछ बच्चे ये 45 लाख गलती से माइनस कर देते हैं, वो थोड़ी करना है। चलिए, इसका मतलब हमें यहाँ पर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं दे रखा है। और अगर बच्चा ये बेवकूफी करना भी चाहेगा खासकर इस क्वेश्चन में, तो वो कर ही नहीं पाएगा। उसको लगेगा अरे 45 लाख रुपए का कैसे बनाए, 45 लाख तो प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे। ये ऑलरेडी बना हुआ है, ध्यान रखें, ठीक है ना। ये तो चलो बाय चांस फिगर ज्यादा है रिजर्व एंड सरप्लस की, तो बच्चे थोड़ा सा शायद कॉशियस हो जाए जो गलती करने भी वाला हो। लेकिन अगर ये कम होता है फिर भी थोड़ी माइनस करना है, क्योंकि ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं है, ये ऑलरेडी जो रिजर्व्स बने हुए हैं उसका बैलेंस हमें गिवन है। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इस क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखा, नॉट गिवन। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड। ठीक है। अब क्योंकि आपने प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड निकाल लिया है, तो अब आप पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड निकाल सकते हो। और पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो प्रॉफिट कितना अवेलेबल होगा डिविडेंड के लिए, और साथ में क्या चाहिए होगा, पेड अप इक्विटी कैपिटल, क्योंकि डिविडेंड किस पर बांटते हैं, पेड अप इक्विटी कैपिटल पर बांटते हैं। तो अब हमें यहां पर यह देखना होगा कि हमारी पेड अप इक्विटी कैपिटल कितनी है। सर पेड अप इक्विटी कैपिटल हमें यहाँ पर 55 लाख इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं। आप अगर देखें तो यहाँ पर 55 लाख इक्विटी शेयर्स है, एक शेयर 10-10 रुपए का है। तो 55 लाख को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5.5 करोड़ होता है। ध्यान से, हाँ, जीरो जब ज्यादा हो जाए तो गिरने का डर रहता है, गिरा मत दीजिएगा जीरो। तो पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड हमारा क्या होगा, 30,05,000 का डिविडेंड हम बांट सकते हैं 5.5 करोड़ की कैपिटल पर। परसेंटेज में बताइए कितना आता है। सर ये आ रहा है 5.46%। 5.46%। और अब आप यील्ड वैल्यू ऑफ अ शेयर कंप्यूट कर सकते हो।
5.46 डिवाइडेड बाय, ये पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड हो गया, और नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड हम यहाँ पर बेसिकली जो नॉर्मल रेट ऑफ हमें रिटर्न दे रखा है, क्या दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ सिमिलर कंपनीज इज 12%। एक तरह से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो एक्सपेक्टेड है शेयर होल्डर का वो दे रखा है, तो डिवाइड बाय 12 इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर 10 रुपए का है, तो बताइए कितना आएगा। 4.55 आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अब तो फेयर वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। फेयर वैल्यू क्या होती है, हमने देखा भाई फेयर वैल्यू बेसिकली दो मेथड्स का एवरेज है। इंट्रिंसिक वैल्यू को मैं शॉर्ट में आई वी लिख देता हूं, और यील्ड वैल्यू को वाई वी लिख देता हूं। इन दोनों का सिंपली एवरेज करना है। इंट्रिंसिक वैल्यू हमने क्योंकि पहले निकाल रखा है तो हमने ऊपर लिख लिया था कितना है 10.07, और यील्ड वैल्यू हमने अभी अभी निकाल दिया 10.07, और यील्ड वैल्यू हमने कितना निकाला है 4.55। तो इन दोनों को प्लस करके बस 2 से डिवाइड करना है, आपका फेयर वैल्यू आ जाएगा। $7.31 is the answer. तो 7.31 B is the correct option. अब पता है आपके एग्जाम में तो इवन यहां तक पॉसिबल है कि ऐसा एमसीक्यू आ जाए जिसमें वो इंट्रिंसिक वैल्यू भी आपको बता दे कि देखो ये रही इंट्रिंसिक वैल्यू से 10 रुपए, और वो यील्ड वैल्यू भी बता देगा आपको, चांसेस है कि ये लो 15 रुपए। तो आपको बस सिंपली क्या करना होगा, अगर फेयर वैल्यू वो ऐसे पूछ लेता है आपसे कि इंट्रिंसिक वैल्यू भी दे दे, यील्ड वैल्यू भी दे दे, और फेयर वैल्यू अगर मांगेगा 10 + 15/2 कर देना। 10 + 15/2 करने पर कितना आएगा 12.5। तो हो सकता है कि इस लेवल पे भी सिंपल क्वेश्चन बन जाए आपके लिए। यील्ड मेथड का ये फॉर्मूला मुझे लगता है अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी फॉर्मूला की मदद से ना हम कुछ और भी डिराइव कर सकते हैं जिसके ऊपर एग्जाम में ऑलरेडी एमसीक्यू आ चुका है और फिर से भी आ सकता है। तो अब ध्यान से प्लीज मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए यील्ड वैल्यू ऑफ अ शेयर कंप्यूट करने के लिए आपने देखा हमें 3 चीजें चाहिए, पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, और पेड अप वैल्यू पर शेयर। अब मान लीजिए मैं सपोज अगर आपसे ये कहूं कि किसी भी पर्टिकुलर एक इक्विटी शेयर का मान लो पेड अप वैल्यू 100 रुपए है, और पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो 5% का है, और जो शेयर होल्डर रिटर्न एक्सपेक्ट करता है वो मान लीजिए 10% है। ठीक है, ये तीनों आपको दे रखा है, आप शेयर का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, मुझे पता है। लेकिन क्योंकि मुझे कुछ और डिराइव करना है, तो मान लीजिए मैं सिर्फ न्यूमरेटर को मतलब 100 को 5% से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो आप ये बात जानते हैं, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं भाई 100 रुपए अगर पेड अप वैल्यू है और 5% का डिविडेंड का रेट है, इसका मतलब जो 5 रुपए आएगा वो क्या है, डिविडेंड पर शेयर। तो मैं इसको 5/10% लिख सकता हूं। व्हाट इज 5? डिविडेंड पर शेयर। और 10% क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नहीं यही है ना। अब ध्यान से फिर और सुनिएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5/10% है 10/100 कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो क्या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, भाई ये 100 में ऊपर ले गया और 10 नीचे? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूं 5/10? सर सीधा ही तो 50 रुपए आ रहा था, 5 को 10% से डिवाइड करके 50 रुपए आ रहा था। आप ये सब क्या ड्रामा कर रहे हो? अरे बताओ ना, कर सकते हैं ना? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, 5/10 भी कर सकते हैं। जब मैं 5/10 कर रहा हूं, और जो यहां पर जो ये 10 है ना, जो ये 10 है, इसको ना एक नाम दे देते हैं कई लोग, इसको बोलते हैं ये कैपिटलाइजेशन फैक्टर है। ये क्या है? कैपिटलाइजेशन फैक्टर है। ये कैपिटलाइजेशन फैक्टर हमने कैसे निकाला, मतलब अगर मैं सिर्फ आपसे ये पूछूं कि ये 10 कैसे निकाला है, तो आपने कैसे निकाला है? 100 को 10 से डिवाइड करके। जहां पर 10 पता है क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। अगर मैं 100 को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देता हूं तो वो कैपिटलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। मैं एक एग्जांपल अगर और लेके बताऊं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैं फिर से बोलता हूं, मान लो हमारे शेयर का इस बार जो पेड अप वैल्यू है वो 10 रुपए है, और पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड मान लो 30% है। फिर से बोल रहा हूं 30% का मान लीजिए पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड है, 30% का पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड है, और मान लीजिए पेड अप वैल्यू पर शेयर 10 रुपए है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लो 20% का है। कितना है? 20% का है। अब मुझे बताइए न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ये 30% ऑफ 10 कितना, 3 रुपए का डिविडेंड पर शेयर। तो 3 को 20% से आप वैसे डिवाइड करके बताइए कितना आता है। सर 3 को 20% से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 15 रुपए आ रहा है। ठीक है,
अब हम कह रहे हैं 15 रुपए थोड़ा घुमा के निकालेंगे। घुमा के कैसे निकालेंगे? हम इस 3 के नीचे जो 20% है उसको हम 20/100 लिखेंगे और फिर इस 100 को ऊपर ले जाएंगे तो 100/20 हो जाएगा। और मैं अगर ये 100/20 करता हूं तो 5 आता है। दिस 5 इज नोन एज व्हाट? कैपिटलाइजेशन फैक्टर। तो कैपिटलाइजेशन फैक्टर फिर कैसे आया? 100 को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करके। भाई आप जो ये नीचे जो आप कैपिटलाइज करने के लिए जो आप यहां पर एनआरआर ले रहे हो, बस इसी एनआरआर को मैंने क्या किया, 20/100 था, 100 को ऊपर ले गया तो 100/20 कर दिया, 5 आ जाता है। ऊपर मैंने किया, यहां पर हमारा कितना था? 10% था, तो 10% में 10/100, 100 को ऊपर ले गया तो 100/10, 10 आ जाएगा। मतलब देखा जाए तो आप कर क्या रहे हो? जो भी आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है उसको 100 से डिवाइड कर रहे हो। अगर मान लो 20% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है तो 100/20 5, 25% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 100/25 4, अगर 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 100/10 कितना हो जाएगा? 10। तो आप यहां पर बेसिकली कैपिटलाइजेशन फैक्टर, हालांकि इससे कोई प्रैक्टिकल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में तो इस पे हार्डली हमने कभी ध्यान दिया होगा, कभी डिस्क्रिप्टिव पैटर्न जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और शेयर्स पढ़ते थे, पर इस पर हमारा इंस्टीट्यूट एग्जाम में एमसीक्यू पूछ लेता है। आइए मैं आपको वो एमसीक्यू दिखाता हूं जो एग्जाम में आया हुआ है इस बात पर। क्वेश्चन नंबर 33, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 32 किया था, दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है। कहता है वैल्यू ऑफ अ शेयर अंडर यील्ड बेसिस इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग आउट द कैपिटलाइजेशन फैक्टर। वैसे हमें अलग से कोई कैपिटलाइजेशन फैक्टर हमने क्या निकाला? हमने इतनी बार क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने अलग से कभी नहीं निकाला। हम तो एनआरआर को सीधे सीधे डिवाइड कर देते थे। लेकिन अगर हमें उसको अलग करना हो तो आप अगर उस पोर्शन को अलग करेंगे, जैसे मैंने करके दिखाया, तो उस रेट ऑफ रिटर्न का मतलब उस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का जो 100 है वो ऊपर चले जाएगा और जो रेट ऑफ रिटर्न का जो परसेंटेज है वो नीचे रह जाएगा। तो अगर 20% है तो क्या हो जाएगा? 100/20। 10% है तो क्या हो जाएगा? 100/10। तो हमने बेसिकली जो बेस लिया है वो क्या लिया है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को बेस लिया है। तो वो यही कह रहा है, फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द कैपिटलाइजेशन फैक्टर डैश इज यूज्ड एज अ बेस। मैंने आपको क्या बताया? 100/NRR करना है। तो 10% का अगर एनआरआर है तो 100/10 करना है, 20% का है तो 100/20 करना है। तो बेस आप क्या ले रहे हो? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ले रहे हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। आपने पिछली क्लास में जो डिविडेंड यील्ड मेथड की नोटिंग करी थी ना, वहीं पर नोट नंबर 4 तक आपने लिखा था, नोट नंबर 5 वहां पर ऐड कर लीजिए कि कैपिटलाइजेशन फैक्टर अगर हमें अलग से निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? 100/NRR करके। क्योंकि आप एनआरआर को डिनोमिनेटर में ले रहे हो तो उसका मतलब आपने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को एज अ बेस यूज किया है। अब आपको याद होगा मैंने आपको सारे के सारे ऐसे मेथड्स के नाम लिखवाए थे। हमने जो पहला मेथड है नेट एसेट मेथड, इसके बारे में बात कर ली है। अर्निंग बेसिस मेथड में जो इंपॉर्टेंट मेथड है जिस पर एग्जाम में एमसीक्यू आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, यील्ड मेथड, इस पर भी हमने बात कर ली है। और मैंने आपसे कहा कि फेयर वैल्यू मेथड तो अपने आप में कोई मेथड ही नहीं है। फेयर वैल्यू मेथड बेसिकली इंट्रिंसिक और यील्ड मेथड दोनों का ही एवरेज लेता है, क्योंकि दोनों मेथड ना अलग अलग एजम्पशन पर बेस्ड है। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड क्या कहता था? हाइपोथेटिकल लिक्विडेशन को एज्यूम करता था, कहता अगर हम आज कंपनी को बंद कर दें तो हर एक शेयर होल्डर के हिस्से में कितना कैश आएगा। यील्ड मेथड तो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, मतलब वो एक इनकम स्टेटमेंट बेस्ड मेथड तो है ही, लेकिन वो लिक्विडेशन नहीं बल्कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखता है। तो दोनों को ही रिप्रेजेंट करवाने के लिए फेयर वैल्यू मेथड ने कहा भाई हम तो दोनों का ही एवरेज ले लेते हैं। फेयर वैल्यू मेथड क्योंकि दो मेथड्स का सहारा लेता है, तो इसके नीचे लिखिएगा, इसको ना एक और नाम से भी जानते हैं, ड्यूअल मेथड। एमसीक्यू बन सकता है कि बताइए फेयर वैल्यू मेथड का एक और नाम क्या है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जहां तक सवाल वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्राइस अर्निंग रेशियो का है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी रेशियोज में बात कर चुके हैं, तो मुझे यहां पर रिपीट करना उसको ठीक नहीं लग रहा है। एक तो रिवीजन क्लास है, हालांकि जब हम रेगुलर बैच में वैल्यूएशन करते हैं तो मैं प्रॉपर इसके बारे में सब कुछ लिखवाता हूं, इस पर प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन बातें सारी वही की वही रिपीट होने वाली है जो हमने कहां पढ़ी थी, जो हमने रेशियोज में देखी थी। पीई रेशियो को लेकर हमने वहां भी बात करी थी, और भी कई कई चैप्टर्स में आपने देखा होगा पीई रेशियो का जिक्र आ ही जाता है। तो इसके ऊपर मैं कोई सेपरेट बात नहीं कर रहा हूं। पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पी मींस प्राइस, ई मींस अर्निंग। तो पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर निकालने के लिए क्या करते थे? याद करो, पी रेशियो को ईपीएस से मल्टीप्लाई करते थे। ये बात हमने कहां सीखी थी? रेशियोज में सीखी थी। ईपीएस को पीई रेशियो से मल्टीप्लाई करते थे। तो पीई रेशियो आपको जनरली क्वेश्चन में दे रखा होगा, ईपीएस हो सकता है वो आपसे कंप्यूट करने के लिए बोले, और ईपीएस कैसे कंप्यूट होता है ये हम अलग अलग चैप्टर्स में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इवन ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस भी
अगर आप देखोगे वो भी यूट्यूब पर उसका भी रिवीजन अपलोडेड है। आप अगर नहीं मिले वीडियो तो मेरा नाम लिख देना, आगे ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस लिख देना, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और अगर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पर भी ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस जो एफएम का एक कॉन्सेप्ट है उसका भी रिवीजन यूट्यूब पर डल रखा है। तो इसके ऊपर मैं कुछ अलग से बात नहीं कर रहा हूं। अब रही बात अर्निंग कैपेसिटी मेथड की। अर्निंग कैपेसिटी मेथड जो है ना बिल्कुल रेप्लिका है। किसका रेप्लिका है? डिविडेंड यील्ड मेथड का। तो मैं इसमें क्या अलग होगा मैं अभी वो बताने से पहले कुछ और एग्जाम के एमसीक्यूज आपको जो है वो करवा देता हूं, और उसके बाद फिर हमारा ये टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, और आपको लगेगा सर अरे ये क्या सवाल आ रहे हैं सर एग्जाम में। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। बताइए इनमें से कौन सा मेथड नहीं है? क्या नेट एसेट मेथड होता है? हाँ जी सर ये तो होता है। बेस्ड ऑन रेट ऑफ डिविडेंड, सर अभी डिविडेंड यील्ड मेथड किया, हाँ रेट ऑफ डिविडेंड वहां यूज होता है। बेस्ड ऑन रेट ऑफ अर्निंग्स, जो अर्निंग बेस्ड मेथड का दूसरा मेथड है ना अर्निंग कैपेसिटी मेथड, वहां पे रेट ऑफ डिविडेंड नहीं रेट ऑफ अर्निंग यूज करेंगे। मैं अभी आपको बता दूंगा वहां पे क्या अलग है, लेकिन वहां रेट ऑफ अर्निंग यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये तीन मेथड तो है ही, बचा कौन सा? डी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। ये मेथड तो मैंने आपको कोई लिखवाया ही नहीं, तो ये जो है शेयर के वैल्यूएशन का मेथड नहीं होता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 35 जून 2023 का क्वेश्चन है, सिंपली पी रेशो का फॉर्मूला पूछा है। बताइए जी पी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? सर पीई रेशो में पी मतलब होता है मार्केट प्राइस, ई मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। क्योंकि हम यहां पर अर्निंग पर शेयर ले रहे हैं तो मार्केट प्राइस भी पर शेयर ही लेते हैं। यहां पर पहले दो ऑप्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है और पता नहीं क्या क्या यूज कर रहा है, यील्ड पर शेयर, रेट ऑफ अर्निंग, सब बकवास बात है। इसका सही आंसर कौन सा है? सी। सी इज द करेक्ट आंसर, मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। क्वेश्चन नंबर 36 और 37 ना प्राइस अर्निंग रेशियो पर बेस्ड है, और जैसे मैंने पहले भी कहा प्राइस अर्निंग रेशियो का डिस्कशन हम ऑलरेडी रेशियोज में कर चुके हैं, पर मैं यहां पर जितना जरूरी है सिर्फ उतना डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपको ज्यादा डिटेल जाननी है प्राइस अर्निंग रेशियो को लेकर तो रेशियोज की रेगुलर क्लास भी यूट्यूब पर अपलोडेड है, वो भी देख सकते हैं। और वहां पर हमने मार्केट टेस्ट रेशियोज या स्टॉक मार्केट रेशियोज में उसको डिस्कस कर रखा है, और उसका डिटेल रिवीजन भी डला हुआ है। तो वहां से भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पी रेशियो बेसिकली किस तरीके से यूज होता है और क्या होता है। ठीक है, फिलहाल हमें ये पता है कि जो प्राइस अर्निंग रेशियो है ये एक स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा यूज होने वाली रेशियो है। मतलब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में अगर कोई रेशियो सबसे ज्यादा यूज होती है तो शायद पी रेशियो उनमें से एक होगी। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो में प्राइस का क्या मतलब है? मार्केट प्राइस, और अर्निंग का मतलब क्या है? अर्निंग पर शेयर। क्योंकि हम अर्निंग पर शेयर लेते हैं इसलिए हम मार्केट प्राइस भी पर शेयर ही लेते हैं। अब क्योंकि हमारा ये चैप्टर क्या है? वैल्यूएशन ऑफ शेयर, शेयर का वैल्यूएशन। तो मुझे अगर शेयर का वैल्यूएशन करना है मतलब शेयर का प्राइस निकालना है, तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये एमपीएस निकालना है। तो इस फॉर्मूला से अगर हम देखें तो एमपीएस कैसे निकलेगा? आपको ईपीएस को पी रेशो से मल्टीप्लाई करना होगा। अब स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स जनरली पी रेशो को कैसे यूज करते हैं? अब वैसे पी रेशो का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी का मान लो पी रेशो 20 टाइम्स है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इन्वेस्टर उस कंपनी के 1 रुपए की अर्निंग के लिए 20 गुना प्राइस देने को तैयार है। मान लो मैं जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, मैंने उसकी फ्यूचर की ना अर्निंग पर शेयर एस्टिमेट करी, पास्ट देखा कि कंपनी ऐसे 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 ग्रो कर रही है, तो मुझे लगता है कि कंपनी अगले साल जो है मान लो 20 रुपए की अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट करेगी। ऐसा मुझे लगा कि 20 रुपए की कंपनी अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट करेगी। फिर मैंने देखा कि कंपनी जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री में जो प्राइस अर्निंग का जो मल्टीपल है, उस इंडस्ट्री में हम 30 का पी मल्टीपल देते हैं। तो मुझे लगा अच्छा 30 का पी मल्टीपल देते हैं, 20 का कंपनी अर्निंग पर शेयर अगले साल मुझे लगता है रिपोर्ट कर देगी, तो 30 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 600 रुपए हो सकता है फ्यूचर में। मैंने कहा अभी देखता हूं स्टॉक मार्केट में कितना है। अभी स्टॉक मार्केट में इसका प्राइस 400 रुपए के अराउंड चल रहा है। अगर इसका प्राइस अभी 400 रुपए चल रहा है, फ्यूचर में 600 रुपए हो सकता है जैसे मैंने अभी कैलकुलेशन देखा, तो मैं इस कंपनी के शेयर को आज ही खरीद लूंगा। तो मैंने इस कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है कैसे कंप्यूट किया? मैंने इस कंपनी का मार्केट वैल्यू जो है पी रेशो की मदद से कंप्यूट किया, और ये पी मल्टीपल ज्यादातर कौन सी कंपनीज के लिए हम यूज करते हैं? पी मल्टीपल हम ज्यादातर ऐसी कंपनीज के लिए यूज करते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएसई एनएसई में लिस्टेड होती है, क्योंकि वहां पे ना हमें पता लगता है। क्योंकि बहुत सारी कंपनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑटो इंडस्ट्री की बात करूं तो टाटा मोटर्स भी है, महिंद्रा भी है, मारुति भी है। ऑटो एंसिलरी की बात करूं तो ऐसी बड़ी सारी कंपनी है, पेंट इंडस्ट्री की बहुत सारी है, बैंकिंग सेक्टर की बहुत सारी है। तो मुझे पता लगता है कि अच्छा बैंकिंग सेक्टर में इतना पी मल्टीपल चलता है।
और ये कंपनी जो है अगले साल इतना रिपोर्ट करने वाली है, तो मैं मल्टीप्लाई करके एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उसका या फ्यूचर एस्टिमेटेड प्राइस कंप्यूट कर सकता हूं। इस तरीके से हम अगर बोले तो हमने यहां पर क्या लाइन लिखी हुई देखी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड of valuation of shares is suitable for ascertaining the market value of shares which are quoted on a recognized stock exchange। तो इसके लिए PE रेशो बेस्ड मेथड हम यूज करते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, सी। बाकी जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला, डिटेल अगर ज्यादा आपको और करनी हो तो रेशियोज का रिवीजन देख लो, या उसका रेगुलर क्लासेस का आप जो है वो भी देख सकते हो, रेगुलर क्लासेस भी देख सकते हो, वो भी यूट्यूब पर डला हुआ है। अर्निंग बेसिस मेथड का जो दूसरा मेथड है ना, अर्निंग कैपेसिटी मेथड, उस पे एज सच कोई एमसीक्यूज आए नहीं हुए, बट स्टिल मैं एक डिस्कशन कर लेता हूं कि हो सकता है कहीं आपके एग्जाम में ऐसा ना हो कि फॉर्मूला पर ही एमसीक्यू आ जाए। वैसे कोई एज सच अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है अर्निंग कैपेसिटी मेथड पर। डिविडेंड यील्ड मेथड ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और वैसे भी आपको पता ही है कि हमारे इस फास्ट ट्रैक बैच का या फिर डिटेल रिविजन जो ये सीरीज है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा रिलेवेंट है उस पर ही मेन फोकस करते हैं, है ना। तो अगर मैं इस मेथड को, अर्निंग कैपेसिटी मेथड को अगर मैं डिस्कस करूं, तो आप पहले डिविडेंड यील्ड मेथड का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। सर डिविडेंड यील्ड मेथड का फॉर्मूला होता था पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। क्योंकि वो डिविडेंड बेस्ड मॉडल था तो वहां पर हमने पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड लिया। ये अर्निंग बेस्ड मेथड है, अर्निंग कैपेसिटी मेथड, तो यहां पर पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो रिप्लेस हो जाएगा पॉसिबल रेट ऑफ अर्निंग से। मतलब यहां पर क्या आ गया, रेट ऑफ डिविडेंड की जगह रेट ऑफ अर्निंग आ गया, और नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड की जगह नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग्स आ गया, और पेड अप वैल्यू पर शेयर तो वही सेम ही है। अब बस सवाल ये उठता है कि ये जो रेट ऑफ अर्निंग है, जैसे वहां पे हमने पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड कंप्यूट करना सीखा था, यहां पर क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, रेट ऑफ अर्निंग। पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड कैसे आता था, इक्विटी डिविडेंड के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल है उसको हम पेड अप इक्विटी कैपिटल से डिवाइड करते थे। अब क्योंकि ये रेट ऑफ अर्निंग है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करनी है इस बार कमाई जो है शेयर होल्डर की उस पर बात करनी है। और कमाई शेयर होल्डर की क्या होती है, क्योंकि इक्विटी शेयर का वैल्यू निकाल रहे हैं, कमाई क्या होती है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। इसका मतलब मैं अगर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी को पेड अप इक्विटी कैपिटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमने इक्विटी वालों को कितना परसेंटेज कमा के दिया वो हम निकाल लेंगे, यही रेट ऑफ अर्निंग होगा। लेकिन ये मेथड ना थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी भी है। मतलब अगर मैं डिस्क्रिप्टिव पैटर्न याद करूं इंस्टीट्यूट का, जब पहले कभी डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को पूछा जाता था, तो वहां पर ना ये अर्निंग कैपेसिटी मेथड में इंस्टीट्यूट कभी कोई वाला फॉर्मूला यूज करता था, कभी कोई फॉर्मूला। मतलब रेट ऑफ अर्निंग के ही इंस्टीट्यूट ने कई सारे वेरिएंट निकाल रखे थे, तो जो कि बच्चों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता था। पर हमने उसका भी एक रास्ता निकाल रखा होता था कि ऐसा हो तो ऐसा करना, वैसा हो तो वैसा करना। लेकिन हमारे एमसीक्यू पार्ट में फिलहाल इस मॉडल पर एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो फॉर्मूला लेकिन आप प्लीज याद रखिएगा, रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इनटू पॉसिबल इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। फॉर्मूला भूल जाओ तो आप डिविडेंड यील्ड मेथड का फॉर्मूला याद करना, बस वहां रेट ऑफ डिविडेंड की जगह यहाँ रेट ऑफ अर्निंग है, वहां नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड था, यहाँ नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग है, और पेड अप वैल्यू पर शेयर तो सेम ही है। फॉर्मूला पर अगर एमसीक्यू आ जाए तो वो आप करके आइएगा, ठीक है। देखिए मैंने आपको जो दो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल थे, इंट्रिंसिक वैल्यू और डिविडेंड यील्ड मेथड, उन दोनों पर मैंने आपको प्रॉपर जो हमने नोटिंग वगैरह थी मैंने आपको वो भी लिखवा दिया था। ये जो और तीन मेथड्स हैं इसमें आप देखोगे तो एज सच कुछ है नहीं। अच्छा, पी रेशो के बारे में हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, कहां पर, रेशोज में, तो इसलिए उसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा। फेयर वैल्यू मेथड आपको पता ही है, दोनों का एवरेज है, उसका एक नाम और याद रखिएगा, कौन सा, ड्यूअल मेथड, ये भी एमसीक्यू बन सकता है इसके ऊपर। और अर्निंग कैपेसिटी मेथड, मैंने इनके बारे में एज सच कोई फॉर्मूले आपको लिखवाया नहीं। अब क्योंकि रिवीजन क्लास है, मैंने इस पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो प्रैक्टिस नहीं करवाई, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ऐसा कुछ आपको फेयर नोटिंग नहीं कराई। हालांकि जिन बच्चों ने रेगुलर क्लासेस ली हैं हमसे, हमने प्रॉपर इन सारे मेथड्स पे भी सब बातें लिखी थी, जो जो आ सकता है, जो आया तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इनके ऊपर, लेकिन जो आ सकता है इन मेथड्स के ऊपर भी, वो भी हमने क्लास में सॉल्व किया था। बाकी जो मुझसे नहीं भी पढ़े हैं, आपने जहाँ से भी प्लीज़ अगर क्लासेस ली हैं, इन मेथड्स को भी आप देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि अभी तक आया नहीं है ज़्यादा, लेकिन फ्यूचर में तो आ ही सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा शेयर्स का वैल्यूएशन है उसका रिविजन खत्म होता है। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।